सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस लेक्चर के माध्यम से सीड से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो जेट, आईसीआर, बीएचयू और एमपीएटी में पूछे जाते हैं वो सब क्लियर करवाए जाएंगे। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बीज अधिनियम कब लागू किया गया था? क्वेश्चन है अपना, बीज अधिनियम कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए है 1963 यानी 1963, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1969 और ऑप्शन डी 1983। क्या होगा इसका सही जवाब? बीज अधिनियम कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1963, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1969 एंड ऑप्शन डी 1983। जिसने इसका सी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी 1969 यानी 1969। बीज अधिनियम 1969 को लागू किया गया था। अपना दूसरा क्वेश्चन है, बीज आदेश कब लागू किया गया था? तो पहले था बीज अधिनियम कब लागू किया गया था और दूसरा क्वेश्चन है बीज आदेश कब लागू किया गया था। ऑप्शन ए 1963, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1969, ऑप्शन डी 1983। बीज आदेश कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1963, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1969 और ऑप्शन डी 1983। क्या होगा इसका सही जवाब? बीज आदेश, नॉट बीज अधिनियम, बीज आदेश कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 1983। डी जिसने जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब है। 1983 को बीज आदेश लागू किया गया था। अपना अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य बीज निगम कब बना? राजस्थान राज्य बीज निगम कब बना? ऑप्शन ए 1966, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1969, ऑप्शन डी 1962। राजस्थान राज्य बीज निगम कब बना? ऑप्शन ए 1966, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1969 एंड ऑप्शन डी 1962। क्या होगा इसका सही जवाब बताइए? राजस्थान राज्य बीज निगम, जिसने इसका ऑप्शन बी जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब है। 1978 को राजस्थान राज्य बीज निगम बना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1966, ऑप्शन बी 1983, ऑप्शन सी 1963 एंड ऑप्शन डी 1969। राष्ट्रीय बीज निगम 1966, बी 1983, ऑप्शन सी 1963, ऑप्शन डी 1969। क्या होगा इसका सही जवाब? जिसने ऑप्शन सी जवाब दिया है 1963 बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 को नई दिल्ली में की गई थी। अपना अगला क्वेश्चन है, ISTA इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग अथॉरिटी एसोसिएशन, इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी भारत। बताइए क्या होगा इसका जवाब? ISTA, ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी भारत। जिसने इसका ऑप्शन ए जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है स्विट्जरलैंड। ISTA इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला कहां पर स्थित है? केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी वाराणसी और ऑप्शन डी अजमेर। क्या होगा इसका सही जवाब? केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला, ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी अजमेर। जिसने इसका सी जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब है। केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला वाराणसी में स्थित है। राजस्थान राज्य बीज निगम कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य बीज निगम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी अजमेर। ऑप्शन ए है कोटा, ऑप्शन बी है जोधपुर, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है अजमेर। चलिए इसका क्या जवाब सही जवाब होगा? राजस्थान राज्य बीज निगम, जिसने ऑप्शन सी जवाब दिया है जयपुर बिल्कुल सही जवाब है।
राजस्थान राज्य बीज निगम जयपुर में स्थित है। बीजों की आनुवंशिक क्षमता ज्ञात करने के लिए कौन सा टेस्ट उपयोग में लेते हैं? याद रखना, यहाँ पे जेनेटिक प्योरिटी याद करने के लिए टेस्ट ले रहे हैं, जर्मिनेशन परसेंटेज के लिए नहीं। बीजों की आनुवंशिक क्षमता ज्ञात करने के लिए कौन सा टेस्ट उपयोग में लेते हैं? ऑप्शन ए ग्रो आउट टेस्ट, ऑप्शन बी टीजेड टेस्ट, ऑप्शन सी सीड जर्मिनेशन टेस्ट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए बताइए इसका क्या होगा सही जवाब। ऑप्शन ए ग्रो आउट टेस्ट, ऑप्शन बी टीजेड टेस्ट, ऑप्शन सी सीड जर्मिनेशन टेस्ट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है ग्रो आउट टेस्ट बिल्कुल सही जवाब है। बीजों की आनुवंशिक क्षमता ज्ञात करने के लिए ग्रो आउट टेस्ट उपयोग में लेते हैं और बीजों की सीड जर्मिनेशन क्षमता ज्ञात करने के लिए टीजेड टेस्ट काम में लेते हैं। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन है टेट्राजोलियम टेस्ट को कहते हैं ऑप्शन ए टीजेड टेस्ट, ऑप्शन बी जैविक टेस्ट, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। टेट्राजोलियम टेस्ट जो सीड जर्मिनेशन के लिए उपयोग में लाया जाता है उस टेस्ट का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए टीजेड टेस्ट, ऑप्शन बी जैविक टेस्ट, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिसने ऑप्शन सी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। टेट्राजोलियम टेस्ट को जैविक टेस्ट भी कहते हैं और टीजेड टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है धान्य फसलों के बीजों में नमी की मात्रा रखते हैं। धान्य फसलों के बीजों में नमी की मात्रा रखते हैं। अब ये ध्यान रखना, बीजों में नमी की मात्रा भंडारण के लिए कितनी प्रतिशत रखते हैं? ये भंडारण वाली मात्रा है, न कि उपयोग में लेने वाली। जब धान के बीजों को भंडारित करते हैं, स्टोर करते हैं गोदाम में, तब कितने प्रतिशत उनके अंदर नमी होनी चाहिए कम से कम? ये वो क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है इसका 12%, ऑप्शन बी इसका 10%, ऑप्शन सी इसका 6%, ऑप्शन डी इसका 8%। चलिए बताइए क्या होगा इसका जवाब। जिसने ऑप्शन बी ए जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। धान्य फसलों के बीजों में नमी की मात्रा 12% रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दलहनी फसलों के बीजों में नमी की मात्रा कितनी रखते हैं? ऑप्शन ए 12%, ऑप्शन बी है 10%, ऑप्शन सी है 6%, ऑप्शन डी है 8%। दलहनी फसलों में कितनी रखते हैं नमी की मात्रा भंडारण के समय? तो वो होगा आपका ऑप्शन बी। जिसने जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब है। दलहनी फसलों में 10% रखते हैं और धान्य फसलों में 12% रखते हैं। तो ऐसे ही जेट और आईसीआर जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और 10 की जगह 12 और 12 की जगह 10 करके आ जाते हैं, उल्टा सीधा करके आ जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, धान्य फसलों में ज़्यादा नमी रखते हैं और दलहनी फसलों में कम नमी रखते हैं, और फिर उससे कम नमी रखते हैं तिलहन और सरसों वाली फसलों में। ठीक है, ये अगले क्वेश्चन रखा हुआ है मैंने। सरसों व तिलहन फसलों के बीजों में नमी की मात्रा रखते हैं। सरसों व तिलहन वाली फसलों में के बीजों में नमी की मात्रा कितनी रखते हैं? तो ए है 10 से 12%, बी है 8 से 10%, सी है 4 से 6%, डी है 6 से 8%। चलिए क्या होगा इसका सही जवाब। अभी मैंने आंसर बताया आपको थोड़ी देर पहले। सरसों व तिलहन फसलों के बीजों में नमी की मात्रा रखते हैं 10 से 12%, बी 8 से 10%, सी 4 से 6% और डी 6 से 8%। जिसने 6 से 8% जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब है। सबसे कम नमी की मात्रा सरसों व तिलहन वाली फसलों के बीजों में रखते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस में रखते हैं? धान्य फसलों में 12%, फिर उसके बाद किस में रखते हैं? दलहनी फसलों में 10%, फिर किस में रखते हैं? 6 से 8% रखते हैं तिलहन व सरसों वाली फसलों में। ठीक है, उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है कपास के बीजों में नमी की मात्रा रखते हैं। ये इंडिविजुअली पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम्स में। कपास के बीजों में नमी की मात्रा कपास के बीजों में भंडारण के समय नमी की मात्रा कितने रखते हैं? तो उसमें आपको सही जवाब देना है। ऑप्शन ए 10 से 12%, ऑप्शन बी 8 से 10%, ऑप्शन सी 4 से 6%, ऑप्शन डी 6 से 8%। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। कपास के बीजों में नमी की मात्रा रखते हैं। ऑप्शन ए 10 से 12%, ऑप्शन बी 8 से 10%, ऑप्शन सी 4 से 6%, ऑप्शन डी 6 से 8%। जिसने 8 से 10 ऑप्शन बी जवाब दिए बिल्कुल सही जवाब है।
कपास के बीजों में नमी की मात्रा 8 से 10% रखते हैं। ठीक है। मूल केंद्रक बीज की भौतिक व आनुवंशिक शुद्धता होती है। देखिए, मूल केंद्रक जो बीज होगा इसकी दो प्रकार की शुद्धता ज्ञात की जाती है। एक होती है भौतिक शुद्धता और एक होती है आनुवंशिक शुद्धता। भौतिक शुद्धता होती है जो बाहर से दिखता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, कंकड़, पत्थर, मिट्टी या खराब बीज, टूटे कटे फटे बीज। और आनुवंशिक शुद्धता होती है उसकी जर्मिनेशन कैपेसिटी, उसकी जर्मिनेट होने की, उगने की क्षमता। तो बताइए कितनी होती है मूल केंद्रक बीज की भौतिक व आनुवंशिक शुद्धता। ए है 90%, बी है 80%, सी है 95% और डी है 100%। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 95, ऑप्शन डी 100। जिसने इसका ऑप्शन डी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। मूल केंद्रक बीज की भौतिक व आनुवंशिक शुद्धता 100% रखते हैं। ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन है, अच्छे बीजों का वास्तविक उपयोगिता मान कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 60%, 60%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 65% और ऑप्शन डी 70%। चलिए बताइए इसका क्या होगा सही जवाब। अच्छे बीजों का वास्तविक उपयोगिता मान कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए है 60%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 65%, ऑप्शन डी 70%। जिसने ऑप्शन डी जवाब दिया है 70% बिल्कुल सही जवाब है। अच्छे बीजों का वास्तविक उपयोगिता मान 70% होना चाहिए। ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन है, आलू का बीज के रूप में उपयोग किया जाने वाला भाग है। आलू का बीज के रूप में उपयोग किया जाने वाला भाग है। ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी बीज, ऑप्शन सी तना, ऑप्शन डी शाखा। क्या होगा इसका सही जवाब? आलू का बीज के रूप में उपयोग किया जाने वाला भाग। ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी बीज, ऑप्शन सी तना, ऑप्शन डी शाखा। जिसने ऑप्शन सी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। आलू का जो बीज के रूप में उपयोग किया जाने वाला भाग होता है वो होता है तना। ऑप्शन सी जवाब बिल्कुल सही जवाब है। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। आलू का जो तना होता है वो एज ए सीड बीज के रूप में उपयोग में लाया जाता है, जिसको सीड ट्यूबर बीज तना बोलते हैं। अब ट्यूबर जो होता है वो जमीन के अंदर रहता है, भूमिगत तना होता है, तो उसको तना क्यों बोलते हैं, जड़ क्यों नहीं बोलते? उसके सारे गुण तो जड़ के होते हैं। जैसे जड़ होती है जमीन के अंदर ग्रो करना, प्रकाश के विपरीत दिशा में गमन करना, ये सब जड़ के लक्षण होते हैं। लेकिन फिर आलू के ट्यूबर को, जो कंद होता है, उसको तना क्यों बोलते हैं, जड़ क्यों नहीं बोलते? तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि आलू के तने में जो ट्यूबर होता है उसके अंदर पर्ण और शल्क पर्ण पाए जाते हैं, इस वजह से उसको तना बोलते हैं, न कि जड़। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना गन्ने का बीज के रूप में उपयोग किया जाने वाला भाग होता है। गन्ने का बीज के रूप में उपयोग किया जाने वाला भाग क्या होता है बताइए। ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी बीज, ऑप्शन सी तना, ऑप्शन डी शाखा। क्या होता है बताओ? ऑप्शन सी जवाब जिसने दिया है तना बिल्कुल सही जवाब है। गन्ने का बीज के रूप में उपयोग किया जाने वाला भाग तना कहलाता है। ठीक है। सुषुप्तावस्था को भंग करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाते हैं? अब मैं बता दूं आपको सुषुप्तावस्था क्या होती है। सुषुप्तावस्था इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डोरमेंसी, और इसकी जो परिभाषा होती है, अ कंडीशन ऑफ इनएक्टिविटी ऑफ ए सीड और प्लांट। ठीक है। पौधे की वह अवस्था जिस समय वो बिल्कुल सुषुप्त अवस्था में रहता है, इसको सुषुप्तावस्था कहते हैं। ठीक है, पौधे और बीज की। तो इसको खत्म करने के लिए, इससे उभरने के लिए कौन कौन से उपयोग किए जाते हैं? इसमें आपके ऑप्शन ए है खुरचना, ऑप्शन बी है निम्न तापमान देना, और ऑप्शन सी है रासायनिक उपचार करना, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। सुषुप्तावस्था को भंग करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाते हैं? जिसने ऑप्शन डी जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब है, उपरोक्त सभी। सुषुप्तावस्था को भंग करने के लिए उसको खुरचा जाता है, खुरचने को बोलते हैं स्केरिफिकेशन। निम्न तापमान दिया जाता है, लो टेम्परेचर, उसको बोलते हैं स्ट्राटिफिकेशन। इसमें
2.8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दिया जाता है बीजों को 12 से 24 घंटे के लिए। ठीक है, मतलब बीजों को 12 से 24 घंटे के लिए 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म ठंडे पानी में इनको भिगोया जाता है। रासायनिक उपचार किया जाता है और उपरोक्त सभी, मतलब इन तीनों का उपयोग किया जाता है इसको भंग करने के लिए। ठीक है, अब अपना अगला क्वेश्चन है, सुषुप्तावस्था को भंग करने के लिए रासायनिक उपचार में कौन कौन से रसायन उपयोग में लिए जाते हैं? कौन कौन से रसायन है जिनसे सुषुप्तावस्था को भंग किया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका पोटेशियम नाइट्रेट 0.2%, Ga3 500 ppm, थायोयूरिया ऑप्शन सी 0.5%, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन ए पोटेशियम नाइट्रेट KMNO4, ऑप्शन बी Ga3 5000 ppm, ppm की फुल फॉर्म होती है पार्ट पर मिलियन, ऑप्शन सी होता है थायोयूरिया 0.5%, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जिसने ऑप्शन डी जवाब दिया उपरोक्त सभी बिल्कुल सही जवाब है। सुषुप्तावस्था को भंग करने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट, Ga3 और थायोयूरिया का उपयोग किया जाता है। थायोयूरिया का ज़्यादातर उपयोग आलू के बीजों को उगाने के लिए काम में लिया जाता है, जिसको सीड ट्यूबर बोलते हैं, जो तना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, सुषुप्तावस्था को भंग करने के लिए स्ट्राटिफिकेशन में पानी का तापमान कितना रखते हैं? सुषुप्तावस्था को भंग करने के लिए स्ट्राटिफिकेशन यानी कि ठंडे जल में डुबाने वाली क्रिया में पानी का तापमान कितना रखते हैं? ऑप्शन ए 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड और ऑप्शन डी 4.8 डिग्री सेंटीग्रेड। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? सुषुप्तावस्था को भंग करने के लिए स्ट्राटिफिकेशन में पानी का तापमान कितना रखते हैं? ऑप्शन ए जिसने जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर कितने 12 से 24 घंटों के लिए। ठीक है, अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, परीक्षण भार क्या है? दो चीजें होती है, एक होता है परीक्षण भार, एक होता है बीज सूचकांक। तो परीक्षण भार क्या है? ऑप्शन ए 1000 दानों का भार, ऑप्शन बी 100 दानों का भार, ऑप्शन सी 10 दानों का भार, ऑप्शन डी 10,000 दानों का भार। क्या होगा इसका सही जवाब? बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन ए 1000 दानों का भाग, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 10,000। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब है, 1000 दानों का भार परीक्षण भार कहलाता है। और बीज सूचकांक कहते हैं 1000 दानों का भार, 100 दानों का भार, 10 दानों का भार और 10,000 दानों का भार। बताइए इसका क्या जवाब होगा? ए बी सी डी चारों में से 10,000 दानों का भार, 100 दानों का भार, 10 दानों का भार और 10,000 दानों का भार। ऑप्शन बी जिसने जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब है, बीज सूचकांक 100 दानों का भार होता है और परीक्षण भार 1000 दानों का भार होता है। देखिए ये क्वेश्चन आंसर्स कंफ्यूज बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने ये पूरा सीड के ऊपर एक पूरा लेक्चर बनाया है। जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं ये सब बीज से रिलेटेड है, बीज से मिलते जुलते क्वेश्चन आंसर्स हैं और ये इनके अलावा कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इनको आप एकदम अच्छी तरह से रट लेना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आंसर्स है ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं एग्जाम्स में। आपसे पूछा जाएगा बीज सूचकांक किसे कहते हैं और आप करके आओगे परीक्षण भार का। आपसे पूछा जाएगा परीक्षण भार में कितने दानों का भार लिया जाता है, आप करके आओगे 100 दानों का, कंफ्यूज होके। इसलिए हमें यहाँ पे अच्छे से कन्फ्यूजन क्लियर कर लेना। परीक्षण भार 1000 दानों का भार होता है और बीज सूचकांक 100 दानों का भार होता है। ठीक है, चलिए अपना अगला क्वेश्चन होता है, कपास की प्रमाणित बीज के लिए पृथक्करण दूरी होती है। कपास के प्रमाणित बीज के लिए पृथक्करण दूरी। अब देखिए पृथक्करण दूरी क्या होती है। अभी कोरोना में चल रहा है आइसोलेशन डिस्टेंस, 1 मीटर की डिस्टेंस बनानी है सबको, कोरोना जहां तक चलेगा वही उसी को आइसोलेशन डिस्टेंस को ही पृथक्करण दूरी कहते हैं। इसकी जो डेफिनेशन, इसकी जो परिभाषा होगी वो होगी डिस्टेंस मेंटेन बिटवीन 2 क्रॉप्स टू अवॉइड कंटामिनेशंस। ठीक है, कंटामिनेशन को दूर करने के लिए 2 फसलों के बीच में जो
दूरी और जो डिस्टेंस मेंटेन की जाती है उसको आइसोलेशन डिस्टेंस कहते हैं। अब ये ऑप्शन कपास की प्रमाणित बीज की, ये दो टाइप की होती है, सर्टिफाइड सीड और प्रमाणित सीड, ठीक है। फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड। तो प्रमाणित बीज के लिए कितनी रखते हैं? ऑप्शन ए 50 मीटर, ऑप्शन बी 30 मीटर, ऑप्शन सी 25 मीटर, ऑप्शन डी 35 मीटर। क्या होगा इसका सही जवाब बताइए। ऑप्शन बी जिसने जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब है। कपास की प्रमाणित बीज के लिए पृथक्करण दूरी होती है 30 मीटर, आइसोलेशन डिस्टेंस 30 मीटर रखते हैं कपास में, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। प्रमाणित बीज की भौतिक शुद्धता होती है, प्रमाणित बीज की भौतिक शुद्धता होती है ए 75%, बी 92%, ऑप्शन सी 98-98%, ऑप्शन डी 100%। बताइए क्या होती है, कितनी होती है भौतिक शुद्धता? ऑप्शन ए 75%, ऑप्शन बी 92%, ऑप्शन सी 98%, ऑप्शन डी 100%। सर्टिफाइड सीड की फिजिकल प्योरिटी कितनी होती है? ऑप्शन ए 75%, ऑप्शन बी 92%, ऑप्शन सी 98%, ऑप्शन डी 100%। क्या होगा सही जवाब? जिसने ऑप्शन सी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। प्रमाणित बीज की भौतिक शुद्धता 98% होती है, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन है, प्रमाणित बीज के टैग का रंग होता है। प्रमाणित बीज के टैग का कौन सा रंग होता है? प्रमाणित बीज के टैग का रंग ऑप्शन ए बैंगनी, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी सफेद, ऑप्शन डी नीला। बताइए क्या होता है। प्रमाणित बीज के टैग का रंग, जिसने ऑप्शन डी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। प्रमाणित बीज के टैग का रंग होता है नीला। अगला आता है अपना पंजीकृत बीज। पंजीकृत बीज को इंग्लिश में बोलते हैं रजिस्टर्ड सीड। रजिस्टर्ड सीड का पंजीकृत बीज के टैग का रंग क्या होता है? ऑप्शन ए बैंगनी, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी सफेद, ऑप्शन डी नीला। क्या होगा इसका सही जवाब? कमेंट सेक्शन में अटेंड कीजिए, इसका क्या होगा सही जवाब। पंजीकृत बीज के टैग का रंग होता है ऑप्शन ए बैंगनी, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी सफेद, ऑप्शन डी नीला। पंजीकृत बीज, जिसने बैंगनी जवाब दिया है ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। पंजीकृत बीज का बैंगनी रंग होता है। इनमें से ये सीड के टैग का कलर जो होता है ना, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ये ध्यान रखना जेट में। चारों में से आधार बीज, पंजीकृत बीज और प्रमाणित बीज और प्रजनक बीज, इन चारों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा टैग का रंग। अब बताइए आधार बीज के टैग का रंग कौन सा होता है? आधार बीज पे कौन से रंग का टैग होता है? ऑप्शन ए बैंगनी, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी सफेद, ऑप्शन डी नीला। क्या होता है बताइए। ऑप्शन सी जिसने जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब है। आधार बीज पर सफेद रंग का टैग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है आपका प्रजनक बीज। प्रजनक बीज के पर कौन सा टैग होता है? प्रजनक बीज के टैग का रंग कौन सा होता है? ऑप्शन ए बैंगनी, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी सफेद, ऑप्शन डी नीला। क्या होगा इसका सही जवाब? प्रजनक बीज किसका है? पीला, ठीक है। पी फॉर प्रजनक, पी फॉर पीला कलर। तो जिसने बी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। अब मैं आपको इसका सीक्वेंस बता देता हूं, उससे आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए, आधार बीज को अंग्रेजी में बोलते हैं फाउंडेशन सीड, प्रजनक बीज को बोलते हैं ब्रीडर सीड, प्रमाणित बीज को बोलते हैं सर्टिफाइड सीड और पंजीकृत बीज को बोलते हैं रजिस्टर्ड सीड, ठीक है। तो प्रजनक बीज को बोलेंगे ब्रीडर सीड, तो उसका बी ले लिया। आधार बीज को फाउंडेशन, उसका एफ ले लिया। पंजीकृत बीज का आर ले लिया और प्रमाणित बीज का सी ले लिया। तो इससे मिलकर बनता है BFRC, ठीक है। अब इनके नीचे इनके कलर का आगे का वर्ड ले लो। बी से क्या था? प्रजनक बीज। कौन से टैग था? पीला, तो Y। फिर आता है W सफेद, F पे यानी कि फाउंडेशन सीड पे, आधार बीज पे, ठीक है। फिर आता है रजिस्टर्ड, पंजीकृत बीज पे पर्पल,
बैंगनी, और उसके बाद आता है आपका सर्टिफाइड सीड पे ब्लू नीला। ठीक है, तो BFRC पे YWPB। ठीक है, ऐसे करके आप अपने ट्रिक बना लीजिए, इसके लिए आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल शाम 8:30 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।